नमस्कार, आप देख रहे हैं नीति पोस्ट और आपके साथ मैं हूं विपिन तिवारी। आज मोदी 2 को 1 साल पूरे हो गए। इस उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री ने एक 3 पन्ने का पूरे देशवासियों के नाम से एक पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने अपनी उपलब्धियां बताई है और क्या कर सकते हैं, क्या किया और क्या करना है, उसके बारे में विस्तार से बताया है। हम पिछले 1 साल में सरकार की क्या उपलब्धियां रही है, सरकार किन किन मुद्दों पे सफल रही और किन किन मुद्दों पे असफल रही, उसका एक संक्षिप्त विवरण करेंगे। तो सबसे पहले हम सरकार की उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो सबसे बड़ी उपलब्धि मोदी राज 2 की रही, यानी NDA 2 की सरकार की रही, वह है अनुच्छेद 370 का हटना। यानी जम्मू एवं कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को हटाना इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो 3 कोर एजेंडा के थे, 370 राम मंदिर और समान नागरिक संहिता, उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण विषय था 370 को हटाया जाना, 5 अगस्त 2019 को सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर से 370 को हटाकर जो विशेष राज्य का दर्जा था, उस विशेष राज्य के दर्जे को ख़त्म कर दिया। यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। यह मानकर चला जा रहा था कि 370 अब भारतीय संविधान का अस्थायी अंग बन गया है और अब उसे हटाया ही नहीं जा सकता। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में 370 का उपयोग करके 370 को हटा दिया गया। तो निसंदेह यह सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। यानी दूसरी बार जैसे ही सरकार को बहुमत मिला और राज्यसभा में वह बहुमत मैनेज करने की स्थिति में आई, उसने अपने जो विचारधारा को लेकर के, आइडियोलॉजी को लेकर के जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे, उसको लागू करना शुरू किया। और दूसरा है ट्रिपल तलाक, यानी 3 तलाक। आपको मालूम होगा NDA 1 के दौरान ही, यानी मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। उसके बाद से संसद में इस बिल को लाया गया, लोकसभा ने पास भी कर दिया, लेकिन राज्यसभा में जाकर के यह बिल विपक्ष के विरोध के कारण अटक गया और वहाँ से पास नहीं हो पाया। लेकिन दूसरी बार सत्ता में आने के बाद सरकार ने इसको काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया और 3 तलाक के बिल को लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों सदनों में पास कराने में सफल रही। राम मंदिर का निर्माण पिछले कई दशकों से अलग अलग अदालतों में चलता आ रहा है। 1 दशक से तो सुप्रीम कोर्ट में ही पड़ा हुआ था और पिछले 3-4 साल से सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई को लेकर के कैसे किया जाए, कब किया जाए, बार बार याचिकाओं पर याचिकाएं पड़ती जा रही थी। लेकिन मोदी राज के दूसरे कार्यकाल के पहले साल के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट इस पर तेज़ी से सुनवाई किया और इस पर फैसला भी आया, जो कि राम मंदिर के पक्ष में था। इस फैसले के आने के बाद से सरकार ने तेज़ी से इस पर कार्रवाई करते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की स्थापना की तथा 26 मई 2020 से मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो गया। यानी 500 साल बाद राम मंदिर पुनर्निर्माण का कार्य दोबारा शुरू हो गया। इस बीच जब ज़मीन को बराबर करने के लिए और निर्माण शुरू करने के लिए खुदाई किया गया गर्भगृह स्थल पर, तो वहाँ पर शिवलिंग सहित कई वस्तुएं ऐसी प्राप्त हुई जो यह बताते थे कि वहाँ पे जो नीचे, यानी जो विवादास्पद स्थल बना था, उसके नीचे मंदिर ही थी। यानी मंदिर को तोड़ करके मस्जिद का निर्माण किया गया था। और राम मंदिर के निर्माण के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो 3 मुख्य बिंदु थे, यानी उसके घोषणा पत्र के जो 3 मुख्य बिंदु थे, 370 राम मंदिर और समान नागरिक संहिता, उसमें से अपने 2 वादे को भारतीय जनता पार्टी ने मोदी राज के दूसरे कार्यकाल के पहले साल में ही पूरा कर दिया। पिछले 1 साल की जो अगली उपलब्धि रही वह है CAA, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम का संसद के द्वारा पास हो जाना।
यह बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, वहाँ से अगर कोई वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, ये वहाँ से प्रताड़ित होकर के अगर भारत आते हैं तो यह उनकी नागरिकता को आसान करता है। दिल्ली के अंदर में ही देखें तो हज़ारों की संख्या में जो पाकिस्तान से आए हुए हिंदू हैं, उसमें से अधिकतर जो हैं वह दलित हैं, जिनकी दयनीय स्थिति है, यानी नरकीय स्थिति जी रहे हैं। उनको एक सम्मानजनक जीवन देने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। यह विचारधारा से साथ न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बल्कि संघ परिवार से भी जुड़े जो आनुवांशिक संगठन हैं, उनके भी विचारों से जुड़ा हुआ यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। उस पर पार्टी ने फैसला लिया और उसके ऊपर इसको सफलता के साथ पास किया। पिछले एक साल में अगर रक्षा सुधार की दृष्टि से देखें तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। कारगिल युद्ध के बाद जब उसकी समीक्षा के लिए आयोग का गठन किया गया तो उसने भी यह सुझाव दिया था कि तीनों सेनाओं को आपस में समन्वय रहे और हम आगे आने वाली लड़ाइयों के लिए, चाहे वो चीन का खतरा हो या पाकिस्तान का खतरा हो, उसको लेकर के ज़्यादा अच्छी तरीके से हम तैयार हो सकें। उसके लिए सेना में सुधार की ज़रूरत है, एक CDS की ज़रूरत है, जिसके तहत तीनों अंगों में न सिर्फ तालमेल बढ़े बल्कि जो बजट है उस बजट का भी डुप्लीकेशन न हो, यानी एक ही काम थल सेना भी न करे, वायुसेना भी न करे और नौसेना भी न करे, यानी तीनों जो फोर्स हैं उनमें कोऑर्डिनेशन हो, उनमें तालमेल बेहतर तरीके से हो। इसके लिए एक CDS की ज़रूरत बताई जा रही थी। यह पिछले लगभग 2 दशक से अलग अलग सरकारों में कई बार चर्चा में आता था, लेकिन वह कभी लागू नहीं हो पाया। अंततः 2019 में सरकार ने CDS के ऊपर फैसला लिया और सेना के तत्कालीन अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत को भारत का पहला CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया। यह सेना में सुधार की दृष्टि से बहुत ही साहसिक एवं महत्वपूर्ण फैसला है। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में सुधार को लेकर के लगातार आवाज़ें उठती रही है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि मेडिकल कॉलेजों को मान्यता देने के लिए किस तरह से धांधली और भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था। और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के भ्रष्टाचार में न सिर्फ उसके अध्यक्ष के ऊपर उंगली उठी और कई अधिकारियों और बिजनेसमैन के ऊपर उंगली उठी, बल्कि इसमें जज तक लपेटे में आए। यानी मेडिकल के क्षेत्र में, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक सुधार की सख्त ज़रूरत थी, जिससे एक आधारभूत संरचना नियुक्त किया जाए, एक पैरामीटर फिक्स किया जा सके, एक इंस्टीट्यूशनल रूप में मेडिकल कॉलेजों को मान्यता दी जाए, उनके ऊपर निगरानी रखा जाए और पूरे देश में नीट जैसी परीक्षा जो है, जैसे पहले एम्स अलग परीक्षा लेता था, CBSE अलग परीक्षा लेता था, बाकी बोर्ड अलग अलग लेते थे, उसको लेकर के नीट लागू हुआ। लेकिन एम्स तब भी नीट से बाहर था, लेकिन मेडिकल कमीशन के आ जाने के बाद से एम्स भी अब नीट के अंदर में आ गया है और नीट के द्वारा वो परीक्षाएं होगी और मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया उसकी देखभाल करेगा, सारे कॉलेजों को मान्यता देगा। ये बहुत बड़ी कदम है, बहुत बड़ा सुधार है और उम्मीद की जा रही है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में जो भ्रष्टाचार अपनी घर कर गया था, उस भ्रष्टाचार से भी छुटकारा मिलेगा। पिछले कई साल से सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी एक नए मोटर वाहन अधिनियम को लेकर के संसद के साथ साथ सड़क और अलग अलग राज्य सरकारों के कन्विंस करने, उनको अपने साथ लाने, उनको मनाने में लगे हुए थे। अंततः कई संसदीय समितियों से गुजरते हुए 2019 में मोटर संशोधन अधिनियम पास हुआ
क्योंकि भारतीय रोडों की स्थिति क्या है, दुर्घटनाएं किस स्तर पर होती है, यह हम सब ने देखा है। सड़क को सुरक्षित बनाने के लिए एक सख्त कानून की ज़रूरत थी और मोटर वाहन अधिनियम उस ज़रूरत को पूरा करता है। लोगों के अंदर एक डर पैदा हुआ है कि अगर हमने सड़क के नियमों का, यातायात के नियमों का उल्लंघन किया तो उनके ऊपर भारी जुर्माना हो सकता है। यह एक बड़ी उपलब्धि है और इस उपलब्धि के लिए सरकार को तो श्रेय जाता ही है, लेकिन सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को विशेष श्रेय जाता है, जो कई साल से पूरी ताकत के साथ इस बिल को पास कराने में लगे हुए थे और अंततः यह बिल लोकसभा एवं राज्यसभा में पास हुआ और लागू भी हुआ। देश के ऊपर आतंकवाद और नक्सलवाद, माओवाद का खतरा किस प्रकार का है, यह हम सब भली भांति जानते हैं। आए दिन प्रतिदिन जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं। नक्सली हरकतें पूरे देश में, विशेष रूप से जो रेड बेल्ट हैं, जिसको हम चाहे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, यानी वो पूरा जो बेल्ट है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पे नक्सल घटनाएं लगातार होती रही है। इन सभी गैर कानूनी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों के पास एक मजबूत कानून की ज़रूरत थी, जिससे कि शहरों के अंदर भी जो अर्बन नक्सल की एक समस्या उत्पन्न होती जा रही है, शहरों के अंदर कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती जा रही है, उसको नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों को नए परिस्थितियों में एक नए कानून की ज़रूरत थी ताकि उनको ताकत मिले। यह काम किया यूएपीए एक्ट और एनआईए एक्ट में संशोधन करके, जिससे जो एनआईए है और बाकी आतंकवाद से लड़ने में जो एजेंसियां काम कर रही हैं, उनको ताकत मिलेगा, उनका हाथ मजबूत होगा और ऐसे गतिविधियों में लगने वाले जो व्यक्ति हैं, जो गैर कानूनी गतिविधियों में और देश की सुरक्षा के खिलाफ काम कर रहे हैं और कानून की कमजोरियों का फ़ायदा उठा करके छूट जाते थे, उनके ऊपर नकेल कसने में इसका बहुत ही लाभ मिलेगा। अगला जो मैं उपलब्धि बताने जा रहा हूँ, यह अभी शुरू हुई है, लेकिन पहला कदम उठाया गया है। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह है आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता में संशोधन। हम जानते हैं कि जो कन्विक्शन रेट है, यानी अपराधियों को सज़ा देने का जो रेट है भारत में, वह बहुत ही कम है। अब ऐसा कम क्यों है, उसके अंदर हमारे कानून में, चाहे वो आईपीसी हो या सीआरपीसी हो, इसमें बहुत सारे लूप हैं। जो वर्तमान परिस्थिति है, जो नई परिस्थिति है, उस परिस्थिति के अनुकूल कानून चाहिए, तभी न्याय हो पाएगा। अपराधियों के अंदर डर बैठेगा, उनको त्वरित न्याय होगा, तेज़ी से न्याय होगा और सालों साल तक मुकदमा चलने के बाद से अपराधी जो छूट जाते हैं उस पर रोक लगेगी। इसके लिए ज़रूरी है जो कि पूरी हमारा दंड संहिता है और सीआरपीसी है, इसका एक समग्र समीक्षा हो और उसमें टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि वर्तमान में जो तकनीक है, इस तकनीक का हम कैसे भरपूर उपयोग कर सकते हैं, इस उपयोग के लिए उस पूरे कानून का बड़ी बारीकी से समीक्षा की ज़रूरत है। इसके लिए सरकार ने कुछ दिन पहले ही एक आयोग का गठन किया है जो आईपीसी और सीआरपीसी का समग्र समीक्षा करेगा और अपनी सिफारिशें देगा। अब क्या सिफारिश देता है, समीक्षा करके क्या निर्णय पे पहुंचते हैं, उसमें तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इस दिशा में सरकार ने पहला कदम उठाया है, यह स्वागत योग्य है। आर्थिक सुधार, चूँकि वर्तमान में आर्थिक स्थिति विश्व के साथ की तो ठीक नहीं ही है, देश की भी आर्थिक स्थिति पिछले कुछ साल से लगातार खराब चल रही है और इस कोरोना ने आर्थिक कमर तोड़ दी है। लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में सरकार ने एक आगे बढ़ते हुए उन आर्थिक सुधारों को, जिसको हम बिग बैंग रिफॉर्म कहते हैं और जिसकी हर बजट के समय एक उम्मीद रहती है कि वित्त मंत्री कौन सा बिग बैंग रिफॉर्म की घोषणा करते हैं,
अंततः सरकार ने उन बिग बैंग रिफॉर्म की घोषणा की। जो प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की, उसके बाद से वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 5 दिन तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो डिटेल्स दिए, उसमें बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म यानी आर्थिक सुधारों की घोषणा की, जिससे जो देश की अर्थव्यवस्था है उसको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। हम सारे सुधारों की यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जो प्रमुख मुद्दे हैं उसमें से जो 5-7 मैंने नोट किया है उसका संक्षिप्त चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहला है खाद्य सुरक्षा को लेकर के सुधार। खाद्य सुरक्षा को लेकर के कई सुधारों की घोषणा की है वित्त मंत्री ने, लेकिन जो सबसे बड़ा सुधार है वह है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। यह बहुत ही क्रांतिकारी सुधार है और इसके बाद से आप एक ही राशन कार्ड में देश के किसी भी हिस्से में जाकर के राशन उठा सकते हैं। यानी अगर आपका जगह बदलता है तो आपको अपना नया राशन कार्ड बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कृषि क्षेत्र को लेकर के भी सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। इसमें जो सबसे पहला जो है, चूँकि इस पर मांग बार बार होती थी लेकिन कदम कोई नहीं उठा पाता था, वह है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन। होता ये था कि चूँकि हमारा मार्केट खुला बाज़ार में, हमारी अर्थव्यवस्था एक खुला बाज़ार है, एक खुली अर्थव्यवस्था है, तो यहाँ पे मांग और आपूर्ति यानी डिमांड और सप्लाई पर अर्थव्यवस्था को चलनी चाहिए। लेकिन किसान के जो उत्पाद होते हैं, उनके जो उपज हैं, उनके साथ समस्या ये है कि जब आपूर्ति कम होती थी और मांग बढ़ता था, तब सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को लागू करके ज़बरदस्ती जो प्राइस थे, जो दाम थे, उसको नीचे लाती थी, जिससे इस खुली अर्थव्यवस्था का किसानों को कभी भी फ़ायदा नहीं मिल पाता था। यानी किसान को एक समस्या तो थी सरकार की कि भोजन को जो है, यानी जो बाकी जनसंख्या है उसके और किसान के बीच में कैसे तालमेल किया जाए, उसको लेकर के सरकार ने अब लिया है कि अब कुछ इमरजेंसी आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़ करके किसान के जो उत्पाद हैं, चाहे आलू हो, प्याज हो, टमाटर हो या जो कुछ भी हो, उसके ऊपर आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने एक और फैसला किया है, वह है मंडी कानून, यानी APMC एक्ट को लेकर के जो एक राज्य का उत्पाद दूसरे राज्य में नहीं जा सकता था। दूसरे राज्य के क्या कहें कि एक क्षेत्र के उत्पाद को दूसरे क्षेत्र में बेचने में दिक्कत होती थी, यानी किसान APMC एक्ट अपने एक खास बाज़ार में अपने उत्पाद को बेचने के लिए विवश था, उसको देखते हुए सरकार ने एक केंद्रीय कानून इसमें लाने का फैसला किया है। यानी जो APMC एक्ट को लेकर के और बाज़ार, जिसको हम मंडी एक्ट भी कहते हैं, उसको लेकर के केंद्रीय कानून लाएगा और पूरे देश को एक बाज़ार कर दिया जाएगा। यानी किसान अपनी उपज को, जो उसने पैदा किया है, अपने पैदावार को, वो जहाँ चाहे वहाँ बेच सकता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो कृषि उपज है उसको कभी भी एक उद्योग के रूप में मान्यता दी ही नहीं गई, क्योंकि किसी भी उद्योग पर कभी यह प्रतिबंध नहीं लगा कि वो अपना उपज कहाँ बेचे, लेकिन कृषि उपज पर यह प्रतिबंध था। इस निर्णय के बाद से उसको हटा दिया गया है। और भी कई सारे एग्रीकल्चर को क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में रिफॉर्म किए गए हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की भी व्यवस्था है, जिसको हम पिछले वीडियो में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे। इसके अलावा है MSME को लेकर के। MSME का सरकार ने परिभाषा बदला है और इस परिभाषा में परिवर्तन के वजह से जो कंपनियां हैं, चाहे सूक्ष्म हो, लघु हो या मध्यम उद्योग हो, इनका आकार बढ़ेगा और इससे भारी संख्या में इन कंपनियों को अपने कारोबार को बढ़ाने में फ़ायदा मिलेगा। उसी तरह से कोयला का जब से राष्ट्रीयकरण किया गया, उसके बाद से जो प्राइवेट कंपनियां हैं, कभी भी प्राइवेट कंपनियों को कमर्शियल माइनिंग की अनुमति नहीं थी, यानी उनको व्यवसायिक खनन की अनुमति नहीं थी। कोई भी प्राइवेट कंपनी कोयले का खनन करके खुले बाज़ार में इसको नहीं बेच सकती थी। इसका परिणाम ये हुआ कि सरकार का दबदबा हो गया, यानी केवल सरकारी कंपनियों का कब्जा है और जो मांग है देश के अंदर, कोयले खदान होने के बावजूद भी वो उत्पादन
उतना हो नहीं रहा है, उसकी आपूर्ति नहीं हो रही है और कोयले का बड़ी संख्या में हमें आयात करना पड़ता है। इसको देखते हुए सरकार ने कोयले के क्षेत्र से और खनन के क्षेत्र से और जो खनिज पदार्थों का खनन होता है उसके ऊपर से जो सरकार का आधिपत्य था उसको ख़त्म कर दिया है, यानी इसको प्राइवेट कंपनियों के लिए भी खोल दिया गया है। यानी प्राइवेट कंपनी भी, निजी कंपनियां भी इसका कमर्शियल यानी व्यावसायिक खनन कर सकती हैं और इनको खुले बाज़ार में बेच सकती हैं। उसी तरह से अगर खनन जैसे किसी खनिज पदार्थ, उदाहरण के लिए बॉक्साइट, अगर किसी कंपनी को बॉक्साइट का खान मिल जाता है, अगर उसको कोयले का खदान नहीं मिला, एल्युमिनियम का उत्पादन नहीं कर पाता था। इस कमी को देखते हुए सरकार ने इस बार एक और निर्णय लिया है कि अगर आपको बॉक्साइट का खदान दिया जाएगा तो साथ में आपको कोयले का खदान भी दे दिया जाएगा। इससे उसके उत्पादन में कोई दिक्कत नहीं आएगी और वो फ़ायदा होगा। उसी तरह जो खनिज पदार्थों के खोज, उत्पादन और फिर उसको बाज़ार में बेचना, इन सब के लिए पहले अलग अलग लाइसेंस जारी होते थे, लेकिन सरकार ने अब उसको सिंगल लाइसेंस कर दिया है। रक्षा के क्षेत्र में, रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भी सरकार ने एक साहसिक निर्णय लिया, क्योंकि यह सत्य है कि हमारे जो अधिकतर रक्षा की जो आपूर्ति है, जो हथियार हो और उपकरण हो, आयातित हैं, हम आयात पर निर्भर हैं। लेकिन हम देश के अंदर जो विदेशी पूंजी निवेश है उसको अनुमति नहीं देते हैं। इस बार सरकार ने विदेशी पूंजी निवेश को 49% से बढ़ा करके 70% से ऊपर कर दिया है। इससे होगा क्या कि जो विदेशी कंपनी है वह जब भारत में आएगी तो उसको उस कंपनी के ऊपर मालिकाना हक तो रहेगा, लेकिन यहाँ की जो उसका पार्टनर के लिए में दूसरी कंपनी आएगी उसको अनुभव मिलेगा और तकनीक भी मिलेगा, जिससे जो रक्षा उत्पादन का क्षेत्र में भी प्राइवेट कंपनीज हैं और भारत जो है आत्मनिर्भर हो पाएगा। जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, जो पीएससी हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें केवल भारत सरकार की ही कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां हैं। उसको लेकर के एक सरकार ने निर्णय लिया है कि जो कुछ क्षेत्र जिसको स्ट्रेटेजिक रूप से यानी सामरिक रूप से महत्वपूर्ण घोषित किया जाएगा, और जिस क्षेत्र को सामरिक रूप से महत्वपूर्ण घोषित किया जाएगा अब उन्हीं क्षेत्र में सरकारी कंपनियों को चलने की इजाज़त होगी। बाकी क्षेत्र में जो कंपनियां हैं उनको डिसइन्वेस्ट कर दिया जाएगा, यानी उनका विनिवेश हो जाएगा और वहाँ पे किसी भी सरकारी कंपनी को चलने की इजाज़त नहीं होगी। और प्राइवेट कंपनी की बाकी सभी क्षेत्रों को प्राइवेट क्षेत्र के लिए यानी निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है। ये महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों की घोषणा है। अब हम आते हैं सरकार की जो असफलताएं क्या रह गई, यानी पिछले एक साल में। अभी तक तो हमने सफलताओं की चर्चा की, अब पिछले एक साल में जो सरकार की असफलताएं रही, जो मुख्य असफलताएं रही वो क्या है। तो जो सरकार की सबसे बड़ी असफलता रही वह है आर्थिक मंदी, यानी पिछले एक साल से देश की अर्थव्यवस्था लगातार संघर्ष कर रही है और वह लगातार गिरती जा रही है। यह मैं अभी जो कोरोना संकट है उससे पहले की बात कर रहा हूँ। कोरोना संकट से पहले की ही बात देखें, यानी मार्च में जो हमारा वित्त वर्ष ख़त्म हुआ, उस मार्च में जो देश का जीडीपी का विकास दर है वह गिर करके 4.2% रह गया। जो लॉकडाउन शुरू हुआ वो मार्च के दूसरे भाग से शुरू हुआ, लेकिन जो वित्त वर्ष ख़त्म हुआ, पिछला वित्त वर्ष 2019-2020 के मुश्किल से 15 दिन ही कोरोना वायरस के वजह से प्रभावित हुआ है। चूँकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर ले लें तो 1 महीना को ले सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कारणों को देखा जाए तो 1 महीना को लग सकता है, चूँकि कई देशों में लॉकडाउन शुरू हो गए थे, लेकिन भारत में 15 दिन प्रभावित हुए हैं। उस दौरान जो अंतिम चौथी तिमाही थी, यानी जनवरी से मार्च तक का, जनवरी फरवरी मार्च, उस अंतिम तिमाही में, चौथी तिमाही में पिछले वित्त वर्ष का जो विकास दर था वह गिर करके 3.1% रह गया, यानी जो कि पूरे 44 क्वार्टर में सबसे कम। और जो वित्त वर्ष का, जो पूरे वित्त वर्ष का विकास दर था वह गिर करके 4.2% रह गया। यानी आर्थिक मोर्चे पर यह सरकार
पिछला 1 साल संघर्ष करते हुए गुजरा है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पिछले वर्ष जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट प्रस्तुत किया था, यानी उसके बाद से ज़बरदस्त हंगामा मचा, जिसको लेकर के लगभग अधिकतर जो वित्त मंत्री ने अपनी घोषणाएं की थी उसको वापस लेना पड़ा था। यानी आप कह सकते हैं कि कुछ ही महीने के बाद से सरकार ने लगभग मिनी बजट प्रस्तुत कर दिया और तब के वित्त सचिव को हटाना भी पड़ गया। तो आर्थिक स्थिति पे दिक्कतें आई हैं। यह सरकार की कमी, सबसे बड़ी कमी रही है। जो अगली असफलता है वह है CAA, विरोधी हिंसा को न रोक पाना और शाहीन बाग को बन जाना। यानी शाहीन बाग सरकार की सबसे बड़ी असफलताओं में से एक है, क्योंकि जब सरकार ने CAA कानून पास किया उसके बाद जो देश भर में हिंसाएं बढ़ती वह चिंता का विषय है। लेकिन यूपी सरकार ने उसके ऊपर बड़ी सख्ती के साथ उसका रोक लगाई, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आप ये कह सकते हैं, पश्चिम बंगाल में भी हिंसा हुआ, आप यह कह सकते हैं कि वहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं थी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा माहौल आउट ऑफ कंट्रोल रहा वह हुआ दिल्ली में। दिल्ली में जो शाहीन बाग बना, एक महत्वपूर्ण रोड को महीनों तक बंद कर दिया गया और दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर पाई। वह इस सरकार की असफलता है, जिसका परिणाम हुआ दिल्ली में 50 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवाए। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगा हुआ। इस हिंसा को सरकार नहीं रोक पाई, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन आती है। यहाँ पर किसी तरह के हिंसा के लिए दिल्ली पुलिस को सख्त कदम उठाना और शाहीन बाग नहीं बनने देना, तो एक शाहीन बाग को कौन कहे कि पूरी दिल्ली में कई जगह शाहीन बाग बन गए। यह सरकार की बड़ी असफलता थी। यानी जब उसने CAA के खिलाफ कानून पास किया, जिस शक्ति के साथ पास किया, तो उसके पास इंटेलिजेंस इनपुट होना चाहिए। अगर नहीं भी था, जब वो शुरू हो गया उसके विरोध हिंसा, तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए था, जो कि सरकार नहीं कर पाई और वह लंबा खींचता चला गया। शाहीन बाग को धरना करने दिया, यह सरकार की असफलता है। एक और जो सरकार की असफलता है वह है कि कुछ मंत्रियों को अगर छोड़ दिया जाए तो उनके मंत्रालयों में अफसरशाही हावी है। यानी वो मंत्रियों की अपने मंत्रालय पर पकड़ ही नहीं है, और एक तरह से देखा जाए तो उन मंत्रालयों को अधिकारी चला रहे हैं, अफसरशाही चला रही है। यह सरकार की बड़ी कमजोरी है, क्योंकि अगर जो सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन है वो मिनिस्टर ड्रिवन नहीं होगा, यानी मंत्री के नेतृत्व में नहीं होगा, मंत्री का मंत्रालय के ऊपर पकड़ नहीं होगा, तो वह कभी भी जो प्रदर्शन करने में और वांछित परिणाम देने में सफल नहीं हो सकता है। और यह मोदी सरकार की कमी है कि कुछ मंत्रियों को छोड़ करके अधिकतर मंत्रियों की अपने मंत्रालय और अधिकारियों पर पकड़ नहीं है। उसका कारण यह भी हो सकता है कि उनकी जो विषय है उनके अंतर्गत है, उस विषय को उनकी समझ है ही नहीं है, यह हो सकता है। लेकिन यह चिंता का विषय है। संवादहीनता, यानी जनता के थ्रू जो एक सही तरीके से क्या संवाद करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, यह मोदी सरकार की, न सिर्फ मोदी सरकार 2 बल्कि मोदी सरकार 1 की भी कमजोरी रही है। हर बार जब भी मुद्दा आउट ऑफ कंट्रोल जाता है तब सीधे प्रधानमंत्री को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है। यह अच्छी बात नहीं है। सरकार अपने फैसले को, अपने निर्णयों को जनता से, और चाहे मीडिया के माध्यम से हो या सीधे माध्यम से हो, वह कम्युनिकेट नहीं कर पाती, वह बता नहीं पाती है। और यह परिलक्षित हुआ जो कोरोना कांड था उसमें भी, और CAA के खिलाफ जो हिंसा हुआ उसमें भी यह सामने आया कि सरकार का जो कम्युनिकेशन के जो नेटवर्क हैं, जो INB मंत्रालय है उसके जो नेटवर्क हैं, वह कम्प्लीटली असफल रहा। इसका एक जो सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है वह है जो सरकार का कम्युनिकेशन है वह है ऑफिसर ड्रिवन, यानी नौकरशाही के द्वारा नेतृत्व किया जाए। आप कोरोना के पीरियड में भी देखें तो जहां राज्यों में सीधे मुख्यमंत्री या मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते थे, वहीं केंद्र सरकार में अधिकारियों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया जाता था। अब इसमें अंतर ये है
कि जब भी कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाता है तो अधिकारी उसका सही जवाब नहीं दे पाते हैं, वह परिस्थितियों को नहीं भांप पाते हैं। लेकिन जब मुख्यमंत्री या मंत्री, वरिष्ठ मंत्री होते हैं तो वह चीज़ों को समझ जाते हैं कि इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है। क्योंकि उनके पास अथॉरिटी भी होती है तो वह उन निर्णयों में सुधार भी कर देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा, और वो जो संवाद होता है बड़ा प्रभावी होता है। लेकिन पूरे मोदी सरकार में संवादहीनता सबसे बड़ी कमी है। सरकार अपने निर्णयों को, अपने फैसलों को, अपने बात को जनता तक सही तरीके से पहुंचा ही नहीं पाती है। क्योंकि इस संवाद के लिए मंत्रियों को आगे आना होता है, जो मंत्री अपनी संवाद शैली के लिए काफ़ी प्रखर हैं, चाहे वो पीयूष गोयल हैं, स्मृति ईरानी हो या फिर रविशंकर प्रसाद हो। इस तरह के कई मंत्री हैं जो अपनी वाक्पटुता के लिए जाने जाते हैं। उनको आगे आकर के, चाहे वो प्रेस के माध्यम से हो या जिस माध्यम से हो, जनता से अधिक संवाद करना चाहिए। उसमें सरकार असफल रही है। सरकार के जो निर्णय हैं वो जनता तक नहीं पहुंच पाते हैं। यह सरकार में एक चला गया है कि प्रधानमंत्री कुछ कह देंगे और जनता समझ जाएगी। यह बहुत ही घातक सोच है, ऐसा नहीं होता है और उसका परिणाम सरकार को झेलना पड़ता है। जब फायर फाइटिंग के मोड में आना पड़ता है, जब विपक्ष उस मुद्दे को तेज़ी से उठाता है तो, और यह ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता है। अगर आप कोरोना संकट को ही देख लें तो दिल्ली वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मर है। यानी जो परिस्थितियां हैं उसमें वो संघर्ष कर रही है, आंकड़े तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार की कहीं भी खिंचाई नहीं हो रही है। वो अपने एक एक फैसले को, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो, लगातार मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, ट्विटर फेसबुक हो वहाँ पर हैं, इसके अलावा अखबारों और टीवी चैनलों पर विज्ञापन के माध्यम से है। यानी लगातार जनता के साथ संवाद किया जा रहा है। लेकिन केंद्र सरकार के साथ, मोदी सरकार के साथ हर मोर्चे पर संवाद बंद है। न तो वह प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से है, न वो सोशल मीडिया के माध्यम से है, और न ही वह विज्ञापन के माध्यम से है। हर मोर्चे पर सरकार अपने निर्णयों को जनता तक नहीं पहुंचा पा रही है। और पहुंचाती कैसे है? अधिकारियों के थ्रू। और अधिकारी कई बार ब्लंडर करते हैं। इसी तरह से कभी PIB के ट्विटर हैंडल से सरकार के विरोधी ट्वीट हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखना होगा। इसमें मंत्रियों को काफ़ी सक्रियता के साथ आगे आना होगा। जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको संवाद की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेनी होगी, और हर तरह के संवाद को, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो, चाहे विज्ञापन के माध्यम से हो, चाहे वो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हो, काफ़ी प्राथमिकता के साथ इसको बढ़ाना हो। मज़दूरों का पलायन, जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान मज़दूरों का पलायन को लेकर के और मिसमैनेजमेंट की परिस्थितियाँ आई, चाहे वो ट्रेन को लेकर के हो या इस तरह की और चीज़ों को लेकर के हो, वो बहुत दुखदायी है। आप राज्य सरकार पे आरोप डालें या उसके ऊपर आरोप डालें, इससे जनता को फ़र्क नहीं पड़ता है। प्रधानमंत्री को लेकर के जनता में विश्वास में कमी नहीं आई है, लेकिन जो अधिकारी हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, ये प्रदर्शन करने में असफल रहे हैं। इस संकट के घड़ी में सबको आगे आना था, और जो सड़क पर चलते हुए मजदूर हैं उसको रोकने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सरकार सक्षम नहीं है, सरकार सक्षम है। राज्य सरकारों को भी लगाया जा सकता था, केंद्र सरकार को भी लगाया। सरकार के पास 2 महीने का समय भी था। इस 2 महीने में सही आकलन किया जा सकता था। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आपका जो मंत्रालय है वह नौकरशाही ड्रिवन नहीं होना चाहिए, और जो मजदूरों का पलायन है वह इसी का परिणाम है कि मंत्रालयों में नौकरशाही हावी हैं, जिनको ज़मीनी हकीकत क्या है जिसकी समझ ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है। जो लुधियाना की दिल्ली है, आप इसको ये कहें कि नई दिल्ली का एरिया है, उस एरिया से बाहर निकलते ही नहीं हैं। उनको किस झुग्गी झोपड़ी में क्या है वहाँ कभी गए नहीं,
किस तरह की परिस्थितियाँ हैं उसमें गए नहीं और उस तरह के ड्राफ्ट करते रहते हैं प्रपोजल, जिसके कारण ये परिणाम देखने पड़ते हैं। लेकिन जो राजनीतिक नेतृत्व है उसको ज़मीनी हकीकत का अंदाज़ा होता है, वह ज़मीन पर होता है। इसलिए यहाँ पर राजनीतिक नेतृत्व को जो कमान है अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है। और सब कुछ सिर्फ प्रधानमंत्री के भरोसे नहीं हो सकता, मंत्री और सांसदों को भी काम करना होगा। जो मजदूरों का पलायन है, जो बड़ी संख्या में सड़कों पर आए, जिससे न सिर्फ देश की छवि खराब हुई बल्कि कोरोना का विस्तार भी तेज़ी से हुआ, तेज़ी से केस फैले। मुंबई और दिल्ली से जो तेज़ी से पलायन हुआ वह इसलिए हुआ कि सब कुछ प्रधानमंत्री के भरोसे छोड़ दिया गया और मंत्री और सांसद अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने में असफल रहे। और ब्यूरोक्रेसी तो है ही, ब्यूरोक्रेसी को जब तक राजनीतिक नेतृत्व का डंडा नहीं पड़ेगा वह परफॉर्म नहीं करेगी। नमस्कार, यह था मोदी सरकार की उपलब्धियों और उसकी नाकामियों के ऊपर एक संक्षिप्त समीक्षा। आपको यह कैसा लगा अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, आपकी राय का हमें इंतज़ार रहेगा। हाँ, और हमारा उत्साह बढ़ता रहे और आप तक हमारी जो भी समीक्षा है, जो भी वीडियो हैं वो पहुंचता रहे, इसके लिए आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और आप तो कीजिए ही, अपने जो दोस्त साथी हैं उनसे भी करवाइए, क्योंकि ये सब्सक्राइब का मतलब ख़रीदना नहीं होता। सब्सक्राइब एक टेक्निकल वर्ड है, जिसको बटन दबाएंगे वो सब्सक्राइब हो जाएगा, आपको कॉस्ट तो लगना नहीं है। ये सिर्फ यानी जब भी हम वीडियो डालेंगे वो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा, आपको यूट्यूब पे नोटिफिकेशन चला जाएगा। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, ताकि आगे से आपको आसानी से दिखता रहे और हमें भी हौसला बढ़ता रहे, आगे हमें विस्तार मिलता रहे। नमस्कार, धन्यवाद।